मानवेंद्र सिंह जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी मंचासीन हैं। सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारा निकलना कर दिया ना पहले मैं बोलूँगा बाद में आपका ये सभी लोग बहुत बढ़िया। पहले मैं बोलूँगा बाद में मुख्यमंत्री। ठीक है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में 28 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा एवं 6 राज्यों की विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों ने निश्चित रूप से 3 दिनों तक तहजीब की नगरी लखनऊ में आत्ममंथन कर कुछ वैचारिक मोती अवश्य प्राप्त किए होंगे, क्योंकि ये लखनऊ है महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचौ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को उनके स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के इस 86वें सम्मेलन के 3 दिवसीय जो सम्मेलन था 19, 20 और 21, आज उसके समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आज की इस सभा की मुख्य अतिथि, जिन्होंने देश में एक नए परिवेश और एक संदेश, एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश की छवि और एडमिनिस्ट्रेशन की धमक, स्नेह, प्यार और दृढ़ता के साथ जिन्होंने दिखाई है, ऐसे आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में हमने इस 3 दिन के सम्मेलन को संपन्न किया, जिन्होंने कृपापूर्वक उत्तर प्रदेश को होस्ट करने के लिए अपनी सहमति दी और जिनका प्रभावी मार्गदर्शन हम सब लोगों को विधायी कार्य करने के लिए संबल प्रदान करता है, ऐसे हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी अपने विद्वता और योग्यता के लिए, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त किए हुए राज्यसभा के सम्मानित उपसभापति आदरणीय श्री हरवंश जी, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को कई बार अपना नेतृत्व प्रदान कर चुके वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई, विधान परिषद के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी सम्मानित पीठासीन अधिकारी, ऑनरेबल स्पीकर्स ऑफ द असेंबली, ऑनरेबल चेयरपर्सन्स ऑफ द काउंसिल, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा, विधान परिषद, सारे हमारे विधानसभा से आए हुए प्रधान सचिव, सचिव प्रधान सचिव, उनके साथ आए हुए उनकी पूरी टीम, इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्मानित मंत्रीगण, उपस्थित भाई और बहनों, विधायिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है।
जनता के बीच में से चुनकर आया हुआ व्यक्ति, जो जनता का विश्वास प्राप्त करता है, जिसको प्रदेश की जनता ये जिम्मेवारी सौंपना चाहती है कि अगले 5 वर्ष तक, क्योंकि हमारे संविधान ने 5 वर्ष तक की सीमा तय करी हुई है, उस प्रदेश की चिंता करना, वहां के लोक कल्याण की बात करना, लोक संवर्धन की बात करना, लोगों के हित की बात करना, प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ाना, जिस समय वो जिम्मेवारी सौंपती है, तो उसी विधायक को चुने हुए जो अधिक संख्या में होते हैं वो सरकार बनते हैं और उसका नेता मुख्यमंत्री के रूप में हम सब लोगों के बीच में होता है। तो विधायिका का एक प्रभाव जनता के प्रति जवाबदेही जिसकी है, जनता के हित की बात सोचने की जिसकी जिम्मेवारी है, जनता के बीच में काम हो रहे हैं, उसका श्रेय जिनको मिलता है। जनता के बीच में किसी प्रकार की कठिनाई है तो इसका कोप भाजन जिसको भरना पड़ता है, वो विधायिका है। और उस विधायिका के स्पीकर्स की, पीठासीन अधिकारियों का जो ये सम्मेलन जो 1921 में प्रारंभ हुआ, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए, ये 86वां सम्मेलन है। बीच में कुछ वर्ष नहीं हुआ होगा आजादी के समय और कोविड के समय किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। सभी पीठासीन अधिकारियों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन हुए उनके। लोकतंत्र में सहमति असहमति ये एक लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत पक्ष है, और उसी सहमति असहमति में से जन कल्याण की योजनाएं बनती हैं। मैं इस बात को कहते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा विगत 4 वर्षों के अंतर्गत केवल 2 बार स्थगित। सरकार पूरी तैयारी से जनता के कल्याण के लिए पूरी बात प्रभावी ढंग से जन कल्याण की योजनाओं को लागू करना, उसको विधानसभा में बताना, विपक्ष के सकारात्मक सुझाव, कभी कभी आलोचना भी होती है। राजनीतिक क्षेत्र में सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन लक्ष्य एक है, वो जन कल्याण का। और उस जन कल्याण के ऊपर यहां पर बहुत प्रभावी चर्चा हुई है सभी माननीय सदस्यों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जब इस कार्यक्रम को आयोजन करने की सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसकी तारीखें तय करी, तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि सारे आयोजन बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, और उसको पालन करने के लिए जो अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे करी थी, मैंने प्रयास किया है कि उन अपेक्षाओं के अनुरूप आप सब लोगों का यहां पर स्वागत, सत्कार, आपकी सुविधा और इस डेलिब्रेशंस के महत्व और उसका पर्पस ऑफ द डेलिब्रेशन, उसको पूर्णता हो उसके। इट इज नॉट ओनली कि आप आए हो वहां से, लेकिन इसका संदेश भी जा सके, वो भी हम सब लोगों ने विगत 3 दिनों के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी ने जब इसका शुभारंभ किया था, अपना उद्बोधन दिया था, बीच बीच में उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन समारोह पर आना था, लेकिन दिल्ली में हम सबको मालूम है व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। तो मैंने कल एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी हम आपको मिस कर रहे थे, लेकिन आज आप उसको, आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को उत्साह और एक दिशा निर्देश देने के लिए बहुत सबल सिद्ध किया। मैं बहुत लंबा, क्योंकि मेरा भी भाषण मुझे करने नहीं दिया गया, क्योंकि मैं भी एक डेलीगेट था। डेलीगेट के नाते से मेरे को भी उन 3 प्रमुख प्रभावी विषयों पर अपने विचार रखने थे, लेकिन समय की सीमा और मेरी व्यस्तता, क्योंकि स्वाभाविक है जिस समय जिसके घर में कार्यक्रम होता है तो उसकी व्यस्तता थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उस कारण मैं नहीं कर पाया हूंगा। लेकिन मेरे
ये मैं कहीं ना कहीं समय आगे आप लोगों से ले लूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से भी निवेदन करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे एडजस्ट करेंगे सर अपनी बात कहने के लिए। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस बात का आप लोगों के प्रति जो आदर सम्मान सत्कार किया है, स्वाभाविक है हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन स्वभाव में कहीं ना कहीं एरर्स रह जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार के कोई एरर विगत 3 दिन के अंतर्गत हुआ हो, आपके आगमन से लेकर आपकी उपस्थिति तक, कल मैंने कार्यक्रम जिस समय बताए थे मुख्यमंत्री जी, तो मैंने एक बात इनसे कही थी सभी माननीय सदस्यों से जो उपस्थित हैं, कि मैंने कहा हमारा आज समापन वाला कार्यक्रम है, कल अयोध्या जाने वाला कार्यक्रम है, परसों से जिसकी मर्जी है वो यहां रुक सकता है, जिसकी मर्जी है जा सकता। हमने ये नहीं कहा जाइए, क्योंकि अगर हम कहेंगे जाइए तो कहेंगे अच्छा आप हमारे को भेजा जा रहे। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सारे मंत्री को उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों को अगर किसी भी प्रकार के किसी भी तरह से कोई भी अगर कठिनाई हुई हो तो उसके लिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा भाव वो पवित्र था और पवित्र है। हमने उस पवित्र भाव के साथ आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया है। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप सब लोगों की उपस्थिति ही है, बाकी सारी चीजें तो अलग हैं। आप आए हो, आपके आने की वजह से उत्तर प्रदेश का एक ये नया स्वरूप पूरे देश में जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में एक लाइन है ना, सीइंग इज बिलीविंग। सुना तो बहुत कुछ होगा और सुनते ही, लेकिन देखने के बाद उत्तर प्रदेश के एक नए परसेप्शन को, एक नए स्वरूप को आप यहां लखनऊ से लेकर अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और कोई कमी होगी तो ये निवेदन है कि वो वाली बात वहां नहीं बताएंगे, वो वाली बात सिर्फ मुझे ही बताएंगे। ये भी मेरा निवेदन है कि कमी जाके वहां बताने लोगों तो ऐसा ना करना, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कभी मुझे बता कर जाइएगा, अगर कुछ अच्छा हम कर सकें तो जरूर बताइएगा। मैं पुनः एक बार सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों के प्रति, अब एक एक स्टेट्स का मैं नाम लूंगा तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी, लेकिन मेरे सब सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित महानुभाव जिन्होंने आकर हमारा मान बढ़ाया है, हमारे को अवसर दिया है कि हम आपका सम्मान कर सकें, आप सब लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण 3 दिवसीय आयोजन को इसको और बढ़ाने के लिए आपके आने से और पड़ा, उस वजह से मैं आप पुनः सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी को, माननीय उपाध्यक्ष उपसभापति राज्यसभा आदरणीय श्री हरवंश जी को, और अपने वरिष्ठ विधान परिषद सभापति आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारा धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा श्री हरिवंश जी टू काइंडली एड्रेस द कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाराज जी, माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के अलग अलग हिस्सों से, विधानसभाओं से, विधान परिषदों से आए हमारे माननीय अध्यक्षगण, चेयरमैन और सभापतिगण, उपसभापतिगण, इस सभा में मौजूद उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विधानमंडल के सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, देश भर की विधानसभाओं से पधारे हमारे सचिवगण एवं अधिकारीगण, इस तहजीब की नगरी, ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में 86वें AIPOC सम्मेलन के
सफल और सार्थक समापन का यह पल है। पिछले 3 दिनों से और खास तौर से कल और आज लगभग 27 वक्ताओं ने इस सम्मेलन में अपने विचार रखे। उनके अनुभव, उनकी पहलों, उनके इनोवेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने सुना, हमारे बीच आज यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति हमें ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है। इस सत्र के उद्घाटन के दौरान मैंने राज्य की जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बजट आकार में बढ़ोतरी, निर्यात किस रूप में बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रगति हुई है, सर्वांगीण प्रगति के आंकड़ों के द्वारा उदाहरण दिया था। कैसे नीति आयोग ने इस समस्या प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर कहा है, बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरता राज्य, कभी बीमारू राज्य रहा उत्तर प्रदेश, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे बड़े अनुभवी लोग यहां मौजूद हैं। बहुत स्पष्ट है कि आज दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें अगर देश, मुल्क बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है, सामरिक ताकत नहीं है, टेक ताकत या टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं है, तो आपके सामने बड़े गंभीर सवाल और समस्याएं हैं। आप दुनिया के दूसरों को देख रहे हैं, देशों को देख रहे हैं। मैं कोई नजीर नहीं देना चाहता। 2014 के बाद बहुत तेजी से भारत उसी रास्ते पर है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत। उसी रास्ते आज उत्तर प्रदेश एक बड़ी और नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर चुका है। कैसे दोनों सदनों में 27 घंटे से अधिक, या शायद 36 घंटे हैं, करेक्ट करेंगे हमारे, अधिक समय तक गहन विचार विमर्श इस विषय पर हुआ कि हम कैसे वो लक्ष्य प्राप्त करें विजन डॉक्यूमेंट पर। यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सरकार सामूहिक चर्चा और आपसी सहमति के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह सक्रिय और साकार प्रयास कर रही है। भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए बार बार वो कहते हैं कि सभी सरकारों को पहल करनी पड़ेगी, तब संभव है। राज्य सरकारों को हमें साथ आना होगा। हर राज्य सरकार इसमें अपने ढंग से काम कर रही है, पर उत्तर प्रदेश ने अपने कैसे स्पष्ट भावी रूपरेखा तैयार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस दिशा में कैसे योगदान दे रहा है। मैं 2-3 चीज जो आंकड़े देखा, 2017 से 25 के बीच प्लान्ड और टारगेटेड एफर्ट से 6 करोड़ लोग यहां गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, अगले 5 साल में ग्रोथ रेट 20% करने, 2047 तक 6 ट्रिलियन बनाने का है। इसके अलावा स्टेट का देश के जीडीपी में शेयर 9.5% से बढ़ाकर 16% करने का है। आप कल्पना करें, उस रास्ते पर तेजी से बढ़े तो भारत की आर्थिक ताकत क्या होगी और भारत किस रूप में विकसित नजर आएगा। इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 से बढ़कर लगभग 9.5% हुआ। पिछले वर्ष दुनिया के एक मशहूर अर्थशास्त्री से, जिन्होंने भारत के राज्यों के विकास पर बहुत चर्चित किताब लिखी, वो अमेरिका में है, भारत मूल के हैं। हमारी निजी चर्चा हो रही थी, इसलिए मैं उनका नाम का उल्लेख नहीं कर रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, उनकी बड़ी चर्चित किताब आई है, राज्यों का कैसे ग्रोथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे जमीनी सुधारों का क्या हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ा है, और खासतौर से शिक्षा के परिवर्तन का उन्होंने उल्लेख किया। उसकी पहचान मेरे जैसा सामान्य आदमी इस राज्य के अंतिम हिस्से में, जो बिहार में लगभग पड़ता है, उस गांव में, अंतिम गांव उसे कह सकते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था अंतिम इंसान समाज का वो मापदंड होता है। उस स्कूल में जो शिक्षक चयनित होकर के आए, अनेक दशकों के बाद उनकी प्रतिभा और समाज के सबसे कमजोर तबके से युवा शिक्षक
वह इस बात की परिपुष्टि करता है जो शास्त्री ने कहा। यह सच है कि निजी निवेश में वृद्धि, स्थिर कारोबारी वातावरण दीर्घकाल में अधिक निवेश और रोजगार ही सृजन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे राज्य और देश का विकास होता है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ कई और सूचकांकों में वृद्धि दिखाई देती है। जो उत्तर प्रदेश में, हमें एक सिर्फ इंडिकेटर की बात बताऊं, 2016-17 में यहाँ अधिकतम बिजली की मांग 16,000 मेगावाट थी, आज यह बढ़कर 33,000 मेगावाट हो गई है। समय के साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक हब और कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है। एआई के प्रभाव से सेवा क्षेत्र आधारित विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्यों, हम चाहे विधानमंडल में हो या सरकार में, हमारा मकसद और उद्देश्य एक ही है, आपस में विचार विमर्श, नीति और फ्यूचर विजन के माध्यम से देश के विकास में योगदान देना। कल चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष कर्नाटक यूटी खादेर जी ने अपने बड़े व्यवहारिक और थॉट प्रोवोकिंग वक्तव्य में कई उदाहरणों के माध्यम से बताया किस प्रकार विधायकों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनके कल्याण का ध्यान रखा जा सकता है। विधायकों की उपस्थिति बढ़े, इसके लिए उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विधानमंडल को एक परिवार के रूप में देखने और सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक विकास पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। कल की लगभग 22 और आज 27 चर्चाओं ने यह रेखांकित किया कि किस प्रकार हमारे माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने राज्य विधानमंडलों में अनेक महत्वपूर्ण पहले की हैं और सभी माननीय सदस्यों को एम्पावर करने के लिए प्रयासरत हैं। माननीय अध्यक्ष राजस्थान श्री द्वेनानी जी ने सोशल ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से विधानमंडलों के कामों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। अन्य वक्ताओं ने भी इस पर जोर दिया कि विधानमंडलीय बहसों में आम नागरिक की आवाज कैसे प्रतिबिंबित हो। दिल्ली और महाराष्ट्र के माननीय अध्यक्षों ने भी सदन की उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाने के अपने प्रयासों के बारे में बहुत उपयोगी जानकारियां दी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र के माननीय अध्यक्षों ने हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की गहरी जड़ों और क्या हम कर सकते हैं इस पर प्रकाश डाला। हरियाणा के माननीय अध्यक्ष ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के नेताओं को साथ लेने को उल्लेखनीय प्रयास किए। यह भी बताया कि विधानसभाएं किस तरह युवाओं से संवाद स्थापित कर सकती हैं। उत्तर पूर्व के कई राज्य अरुणाचल, त्रिपुरा, असम, नागालैंड वगैरह के पीठासीन अधिकारियों ने अपनी पहल और सरकार के बारे में बताया। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कोशिश करता हूं हर वक्ता को सुनूं, जिस तरह से किस तरह समृद्ध हो हमारी विधायिका, इसके लिए उनका जो प्रयास है वह रिफ्लेक्ट करता है। सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप दिखाई देता है कई पीठासीन अधिकारियों ने बेहतर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। यह विषय हमारे पहले के सम्मेलनों में भी उठता रहा है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की जो दृष्टि थी कि कैसे ये कॉन्फ्रेंसेज उपयोगी हो और वो दिखाई देता है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय अध्यक्ष महाना जी, मैंने उद्घाटन में भी उनके कामों का ब्यौरा दिया था, लेकिन आधुनिकता को परंपरागत मूल्यों और प्रथाओं के साथ संतुलन कैसे बने, ये लगभग अद्भुत और बेहतर प्रयास इन्होंने जो किया उसके लिए हम सब की ओर से इन्हें बहुत धन्यवाद। लगभग 1 दशक पहले हमें इस विधानसभा को देखने का अवसर मिला था। सोमवार को उद्घाटन सत्र के लिए जब हम यहाँ आए, इस भवन की गरिमा और ऐतिहासिक भव्यता महसूस हुई। साथ ही यह आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है, जैसे टैबलेट, सदस्यों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था और प्रोफेशनल काम करने वाली जगहें। उद्घाटन सत्र में कल हमने माननीय अध्यक्ष जी के सौजन्य से उत्तर प्रदेश कई चीजों का वर्णन तो सुना। एक छोटी सी फिल्म लघु वृत्त चित्र हमने देखा। उसका एसेंस अगर आप मुझसे पूछिए तो विधायिका का मूल धर्म है श्रेष्ठ संवाद कैसे हो, उसका माहौल यहाँ कैसे बना वो हमने देखा। समय के साथ हम रहें, आधुनिकता और तकनीकी हमारे साथ चलता रहे, उसके साथ हम गति मिलाए रखें। प्रशिक्षण का कैसे माहौल बने, अनेक पहले की, पर एक पहल और मैं उल्लेख कर दूं। कल वीडियो में हमने देखा कार्य संचालन नियमों में सुधार, सदन में अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज जैसी बोलियों को समवर्ती अनुवाद के साथ बोलने की अनुमति तथा हर सदस्य से माननीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत संवाद। इन सभी प्रयासों ने विधायकों की सदन में कार्यवाही में भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। जैसा कि आप में से कई लोगों ने कल उल्लेख किया, महाना जी ने अन्य राज्य के अध्यक्षों को हर संभव सहयोग देकर उन्हें भी प्रेरित किया है। माननीय अध्यक्ष महाना जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
और माननीय विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, इस बहुत उत्कृष्ट आयोजन और हमारे प्रवास के दौरान मिली गर्मजोशी भरी आतिथ्य के लिए आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद, आभार। कोई शिकायत है ही नहीं किसी को, हम सब श्रेष्ठता के स्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय ओम बिरला जी का भी आभार, जिनकी निरंतर सक्रियता और रुचि ने वर्ष भर हमारे विधायी संवादों को जीवंत बनाए रखा, और मैंने उद्घाटन सत्र में इसका उल्लेख किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लोकसभा के सभी अधिकारियों जिन्होंने अथक परिश्रम से इस आयोजन को सफल बनाया, तथा इस कार्यक्रम को कवर करने वाले समस्त मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसमें महासचिव राज्यसभा एवं महासचिव लोकसभा के सहयोग एवं मार्गदर्शन का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। Thank you so much, Deputy Chairman, sir. Honorable guests, we are fortunate that the continuous guidance of the Honorable Speaker of Lok Sabha throughout the conference has taken the deliberations all together to new heights and made it more effective and meaningful. The entire House is keenly waiting for the closing remarks of the Honorable Speaker. हम सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन के सभापति माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में अपनी ऊर्जामयी उपस्थिति से सम्मेलन को न सिर्फ अधिक अर्थपूर्ण बनाया, बल्कि उसे वैचारिक धरातल पर नई ऊंचाई भी प्रदान की। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी अतिथि उनके समापन वक्तव्य की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस समापन में आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हुए, राज्य के सुशासन, सामाजिक कल्याण की दिशा और एक ठोस कानून व्यवस्था से बुनियादी ढांचे और निवेश की ओर ये राज्य बढ़े, योगी आदित्यनाथ जी का हम इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण और सभी पीठासीन अधिकारीगण जिन्होंने सार्थक चर्चा संवाद से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत, जवाबदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी बनाने के लिए अपने विचारों को रखा। हमने इस 86 वर्ष के अंदर इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के आशाओं, आकांक्षाओं की संस्था बनाने के लिए यहां पर जो विचार, जो संवाद, चर्चा होती है, उससे परिणाम निकले और किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के नए इनोवेशन से ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचे। इसके लिए समय समय पर बहुत सारे सम्मेलनों में बहुत सारे निर्णय किए, संकल्प किए और उन निर्णयों, संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमारी विधायी संस्थाएं आने वाले समय के अंदर अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर विकसित भारत के संकल्पों को लेकर
अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना, उसके लिए चर्चा और संवाद हो, सभी मान्य सदस्यों के सकारात्मक विचार दृष्टिकोण आए, विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए हम किस तरीके से चर्चा संवाद से राज्य के आधारभूत ढांचे के साथ नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए संवाद की एक श्रृंखला बनी है। और इस संवाद की श्रृंखला बनी उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जिन्होंने 36 घंटे तक लगातार चर्चा कर उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर अपने दृष्टिकोण विचार रखे। हमने ये प्रयास किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने के साथ साथ इन संस्थाओं के अंदर होने वाली बैठकें की जो गिरती संख्या, उस पर भी चिंता व्यक्त की। और 86 साल में कई बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में निर्णय हुए, फैसले हुए, हमने प्रयास किए, उसके परिणाम भी निकले। लेकिन हम दृढ़ संकल्प होकर और प्रयास करेंगे कि राज्य के विधानमंडलों में न्यूनतम 30 दिन बैठकें हों, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति असहमति हो, और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने विचार भी आए, लेकिन एक राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण बने और राज्य की विधानसभाएं और विधानमंडल ही है जहां अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है और वो अंतिम व्यक्ति मतदान देने के बाद ये अपेक्षा करता है कि 5 वर्ष मेरा चुना हुआ विधायक मेरी समस्या रखेगा, कठिनाई रखेगा, चुनौतियों को रखेगा और उस समस्या का समाधान भी होगा। जिस तरीके से न्यायालय के अंदर लोगों का विश्वास रहता है कि कोई नहीं सुने तो न्यायालय में बात सुनेंगे, इसी तरीके से राज्य विधानमंडल में भी अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दिशा की ओर माननीय जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से इन विधानसभाओं के माध्यम से परिणाम भी आएंगे। हमने हमारी विधानसभाओं को पारदर्शी, जवाबदेही बनाने के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और प्रौद्योगिक एआई टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़े हैं। आज सभी राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपनी पुरानी डिबेटें, चर्चाएं, संवाद, मुद्दे, बजट, उन सबको सभी विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन किया है ताकि आने वाले समय के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमारे विधायकों की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। और इसके लिए राज्य की विधानसभाओं ने जहां रिसर्च विंग बनाई है, अपनी डिबेट का डिजिटलाइजेशन करने के कारण उनको पुरानी डिबेट, चर्चा, कानून बनाने के समय उस चर्चा, संवाद को और कैसे सार्थक चर्चा हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य की विधानसभाओं ने काम करना शुरू किया है। संसद भी राज्य की विधानसभाओं के साथ मिलकर काम कर रही है और एक अच्छी सार्थक चर्चा, संवाद माननीय विधायक का होगा
क्षमता निर्माण होगा तो निश्चित रूप से विधायिकाएं जवाबदेह होगी और हम शासन प्रशासन की पारदर्शिता और निगरानी ठीक से कर पाएंगे। इसके लिए एक प्रयास शुरू किया, निश्चित इसके परिणाम आए, लेकिन एक चिंता हमारी है कि लगातार सदन में नियोजित वैधान, नियोजित गतिरोध, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन का हर समय कीमती है, इसलिए सदन के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, ये सदन चर्चा संवाद के लिए है, गतिरोध के लिए नहीं है। और इसलिए हमारा संकल्प है कि हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इस गतिरोध को समाप्त करेंगे। विरोध का प्रदर्शन ये सदन में न होकर सदन के बाहर आप राजनीतिक दृष्टि से करें, लेकिन सदनों को चर्चा संवाद का मंच बनाएं ताकि सार्थक परिणाम दे सकें और जनता की विशिष्टता, प्रामाणिकता भी सदन के प्रति बने। इसी के साथ हमने हमारी विधानसभाओं को आने वाले समय में हमारी विधानसभा कितनी उपयोगिता हो रही है, इसके लिए लेजिस्लेटिव इंडेक्स, ताकि एक पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए, विधानसभाओं के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, नए इनोवेशन, नए नियम प्रक्रियाओं से हर विधानसभाओं की उत्पादकता, उसके परिणाम सार्थक हो। प्रश्नकाल से लेकर तमाम सदन की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, उसका एक ठीक से इंडेक्स बनेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, तो एक स्वस्थ वातावरण भी बनेगा। इस दिशा की ओर भी हमने संकल्प लिया है। मुझे आशा है हम सब लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षक हैं। हम संविधान के अंतर्गत काम करने वाले पीठासीन अधिकारी हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जनता हमारी ओर देखती है, इसलिए हम निष्पक्ष भी हों, न्याय संगत भी हो और इन संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी बनाए, ये भी हमारा संकल्प है। मुझे आशा है 2 दिन तक हुई इस चर्चा के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस दिशा की ओर काम करेंगे और निश्चित रूप से इन संस्थाओं को जवाबदेह, उत्तरदायी बनाकर जनता के में और विश्वास, भरोसा बढ़े। हमारी संसदीय समितियों के अंदर भी व्यापक चर्चा हो, ठीक से निगरानी हो और जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जन केंद्रित बनते हुए लोगों की जन भागीदारी बढ़ाने के लिए भी हमारी संस्थाओं ने बेहतर काम किया है और इस दिशा की ओर बढ़ेंगे। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम नई दिशा, नए संकल्प की ओर, नए दृष्टिकोण के साथ मार्गदर्शन करेगा। आप यहां पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पीठासीन अधिकारीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण और विशेष रूप से मैं इस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, जिन्होंने इस धरती पर जो सामाजिक, आध्यात्मिक, स्वतंत्रता सेनानी, एक बहुत परिवर्तन की धरती है, इससे नई ऊर्जा हम लेकर जाएंगे। और विशेष रूप से सतीश महाना जी ने एक सम्मेलन के इंडेक्स को भी तय कर दिया है
मानक को तय कर दिया है। चर्चा संवाद हमारी 3 दिन तक हुई, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी सचिवालय के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहां पधारे सभी विधायक, सांसद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधायिका की बड़ी भूमिका और बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटते हुए और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका की सार्वजनिक जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर बेहद संवेदनशील रही है। देवियों और सज्जनों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन के रूप में नेतृत्व के नए प्रतिमान गढ़े हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आज के समारोह कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से देश भर से आए हुए सभी पीठासीन अधिकारियों और विधायी कार्यों से जुड़े हुए हमारे अधिकारियों के साथ जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, देश के लोकसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, सभापति विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षगण, विधान परिषद के हमारे सभी माननीय सभापतिगण, विभिन्न विधानसभाओं से और विधान परिषद से यहां पर उपस्थित हमारे पीठासीन अधिकारीगण, राज्यसभा के हमारे महासचिव, लोकसभा के हमारे महासचिव, विभिन्न विधानसभाओं के प्रमुख सचिवगण, अन्य विधायी कार्यों से जुड़े हुए सभी उपस्थित अधिकारीगण, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधायी कार्यों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का
इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए एक सामान्य सा उदाहरण है। मैंने कहा, देखिए हमारे यहां क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये
सवा घंटे 1 घंटा 20 मिनट का जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें केवल 2 से 3 सदस्य ही बोल पाते हैं। वो एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 सप्लीमेंट्री, और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर भी आते रहते हैं। क्या ये हो सकता है कि हम इसको संसद की तर्ज पर आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारे लिए प्रेरणा कोई और नहीं था, हमारे लिए प्रेरणा संसद थी, और उन्होंने तत्काल उसमें संशोधन प्रारंभ किए, यहां की नियमावली में परिवर्तन किए। परिणाम क्या है? अब आप यहां देखेंगे, सवा घंटे में 20 स्टार्ट क्वेश्चन, और हर एक स्टार्ट क्वेश्चन के प्रश्न के साथ, हर एक तारांकित प्रश्न के साथ 2-3 सप्लीमेंट्री भी पूछ लिए जाते हैं, और मंत्री भी तैयार होकर के आता है, प्रश्नकर्ता भी तैयार होकर आता है, सभी संतुष्ट होते हैं। अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन के अंदर देखने को मिलती है। यानी नियम परिनियम भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो संसद उसका आधार बन सकती है। तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप रंग वेशभूषा खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट, जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो, 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी चर्चा का शुभारंभ करने के बाद कुछ देर में बैठा रहा, फिर मैं अपने अन्य कार्यों के साथ कुछ देर अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर कुछ अन्य मेरी मीटिंग्स थी उसमें भी गया। मैं रात को 11 बजे आया। क्या होड़ लगी हुई थी बोलने के लिए, और कितने अच्छे सुझाव आए हर एक तबके का। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अपने महत्वपूर्ण सुझाव थे। और मेरा यह मानना है कि हम किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन से नहीं, उसके अनुभव का लाभ इस सदन के माध्यम से जब लेते हैं
तो हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा ने, विधान परिषद ने लगातार इसमें चर्चा चलाई, दिन हो रात्रि हो, लगातार ये चर्चा चलती रही और लोगों ने विकास के बारे में इन मुद्दों को रखा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए? ये केवल भारत सरकार का काम नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं है, हम भी इस अभियान के सारथी बन सकते हैं, हम भी उसके सिपाही बन सकते हैं। और उस अभियान के साथ जुड़कर चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को एक सार्थक गति प्रदान की है। हमारी विधायिका के सिटिंग के बारे में देखिए, अब तो यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमारी सदन की कार्रवाई बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और जितने दिन चलते हैं इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कितने दिन, यानी हमारे यहां दिन में लंच आवर नहीं होता है, संसद में दिन में 1 घंटे के लिए लंच आवर होता है, लेकिन यहां तो जब एक बार 11 बजे शुरू होती है तब फिर वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक चलती रहती है। जिसको लेना होगा कैंटीन में उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत होता है, तो यहां चेयर से एक बार संसदीय कार्य मंत्री को बोल दिया जाता है कि भाई देखो सदस्य यहां दिन भर बोलेंगे, आप उनके लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। वे लोग जाते हैं, जिसको भोजन लेना होगा लेंगे, जिसको अपना टिफिन लेके आना हो तो अपना लेके भी आता है और लोग अपना दिन भर उस चर्चा का विषय उसको बनाते हैं और सीटिंग अच्छी होती है। लेकिन अच्छा हुआ प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ है कि वर्ष में कम से कम 30 सीटिंग होनी ही चाहिए। यह भी एक बहुत अभिनंदनीय प्रयास है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रेरणा है। ये केवल हमारी संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के, अन्य संस्थाओं के लिए, नगर निकायों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए, हमारे क्षेत्र पंचायतों के लिए भी ये एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यहां से जब सरकार के सामने आया कि ई विधान होना है, पार्लियामेंट का भी आग्रह था कि ई विधान होना है, हमने कहा इसमें देर नहीं करनी चाहिए, एकदम लागू करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि वो स्वयं आए थे उसके उद्घाटन में, और यहां पर ई विधान के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने भी आज इसको क्या पेपरलेस विधानसभा के रूप में ही नहीं, अब यूपी में पेपरलेस कैबिनेट भी है, पेपरलेस बजट भी है, पेपरलेस सब कुछ भी है। और सदस्य खुश, बहुत अच्छे ढंग से वो लोग इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। शुरू में थोड़ा उनको दिक्कत थी, लेकिन अब लोग आते हैं, आसानी से पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं। आप सोचो ना कितनी हमने कागज की बचत की है, कितनी वनस्पतियों को हमने काटने से रोका है, प्रकृति का भी और पर्यावरण का भी संरक्षण किस रूप में किया है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से हमारा जनप्रतिनिधि भी अपडेट हो, इस मुद्दे पर भी यहां पे चर्चा हुई है और उसके लिए भी उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। ऐसे जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मैं इसके लिए आप सभी यानी माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का, माननीय उपसभापति राज्यसभा का, आप सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों का इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि यह एक नई प्रेरणा है और इस प्रकार की प्रेरणा समाज को आगे बढ़ने के लिए, हमारी हर उस लोकतांत्रिक संस्था को आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रेरणा और प्रकाश होती है। जो भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के रूप में विकास की एक धुरी बनते हैं, उस दिशा में एक नया प्रयास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई, लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई
सरकार को उसको एजुकेशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है, वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहां आकर के देख नहीं सकता, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसके पास पहुंचता तो उसको लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में यहां चर्चा की, अब क्या हमने कहा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम पब्लिक के भी इसमें सुझाव लेंगे। पब्लिक के सुझाव के लिए कैसे इतना बड़ा अभियान चलेगा? हमने कहा हमारे लगभग यानी 500 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा के हैं, विधान परिषद के हैं। इन सब के साथ ही हमने 500 इंटेलेक्चुअल को लिया। यूपी के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, रिटायर्ड कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अन्य समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए 500 ऐसे लोगों की हम लोगों ने कार्यशाला भी की। और कार्यशाला करने के बाद उनको हमने सेक्टर दिए, पूरे दिन भर की कार्यशाला हुई, उनको हमने लिटरेचर उपलब्ध करवाए और हमने कहा कि भाई आपको 75 जनपद है, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए और सबसे कहा गया कि हर एक को 3-3 संस्थाओं में जाकर के इस मुद्दे पे यूथ को जोड़ना है, किसानों के साथ जुड़ना है, उद्यमी और व्यापारियों के साथ जुड़ना है, महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ना है, समाज के अलग अलग तबके के साथ जुड़ करके उनसे इस चर्चा को करना है। और फिर हमारे सामने रिजल्ट किस रूप में आएंगे? हमने एक पोर्टल डेवलप किया। हमने कहा भी लोग अपने सुझाव हमें भेजें। आप आश्चर्य करेंगे, 98 लाख सुझाव हमारे पास आए थे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के अब हम उसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव आए हैं। उन सुझावों को फिर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना करके यूपी अगले जो भी हमारे 21 वर्ष बाकी हैं विकसित भारत यानी देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम फिर यहां पे लॉन्च करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे वह हमारी एक कार्य योजना हो जाएगी और बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आभारी हूं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ये 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए चुना है। मैं आभारी हूं कि वे स्वयं इस अवसर पर उपस्थित होकर के लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। उपसभापति राज्यसभा माननीय हरवंश जी का, वे पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षा से भी उनका संवाद रहा है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में माननीय हरवंश जी का जो गांव पड़ता है वो यूपी बिहार बॉर्डर पर एकदम गंगा जी और सरयू नदी दोनों का संगम स्थल है। ऐसा रमणीक स्थल है, अगर कोई गर्मियों में वहां जाए तो वास्तव में उनको लगेगा कि किसी एक स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं। बहुत रमणीक स्थल है। और जयप्रकाश जी का भी जन्मभूमि वही है।
उसी गांव में उन्होंने जन्म लिया था। बहुत अच्छी जगह है और मुझे लगता है कि इतना दोनों चीजें कि अगर गर्मियों में वहां बेहतरीन स्थल देखने को मिलता है, सायकाल बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन बरसात में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। आप सोचो कि प्रकृति के साथ जूझते हुए कैसे इन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया होगा, इनके पूर्वजों ने बढ़ाया होगा। क्योंकि जब बरसात में गंगा जी में बाढ़ आती है 10 लाख 12 लाख क्यूसिक वाटर, और सरयू जी में भी 8 से 10 लाख क्यूसिक वाटर एक साथ आता है, पूरा गांव और अगल बगल पूरी कनेक्टिविटी, एक टापू भी बन जाता हो बहुत छोटा सा, बाकी पूरा जल ही जल होता है। कई किलोमीटर तक केवल जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन उन स्थितियों में भी इन लोगों ने अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ा नहीं। और आज तो उनके प्रयास से गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है, गांव एक नई दिशा में गया है। उन्होंने अपनी पैतृक प्रॉपर्टी भी गांव के विकास के लिए वहां दान की है, और गांव में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आज विकसित करने के लिए उन्होंने वहां पे एक नई जो प्रेरणा थी वह कार्य आज वहां पर, और जयप्रकाश जी की स्मृति को भी जीवंत किया है उस गांव में। नहीं तो लोग भूल से गए थे, लेकिन वो गांव आज उस रूप में जीवंतता का एक उदाहरण बना है। तो उनका मार्गदर्शन समय समय पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज उस पिछले 3 दिनों से उनका सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आ पाए। उद्घाटन सत्र में मुझे रहना था और मैं एक दिन पहले तक था, लेकिन अचानक हम लोगों को दिल्ली कार्यक्रम में, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना पड़ा, और कल जैसे ही वहां से छुट्टी मिली मैं सीधे वापस आया और रात्रि में माननीय अध्यक्ष जी के रात्रि भोज के कार्यक्रम में आप सबसे मेरी वहां पे मुलाकात भी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब, आपसे मुझसे एक बार और संपर्क और संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं जरूर इस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर जो भी कार्य योजना बनेगी, उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। उसको आगे बढ़ाने में हम पूरा उसका सम्मान भी करेंगे और उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। वैसे भी हमारे यहां पे यानी पीठ का और सरकार का जो अप्रोच होता है वह हमेशा प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसी नौबत नहीं आती है कि सरकार ने नहीं किया तो हम सरकार को घेर देंगे, या फिर ऐसा नहीं होता है कि अगर पीठ ने कभी विपक्ष को मौका ज्यादा दे दिया है तो सरकार भी रिएक्टिव नहीं होती, प्रोएक्टिव होती है। क्योंकि ये पीठ का दायित्व बनता है कि वो दोनों में संतुलन बनाए, और संतुलन बनाने का काम करते हैं। और हम भी मानते हैं कि भाई देखो, ये पीठ का दायित्व है, पीठ अपना दायित्व निर्वहन कर रही है। हमारा दायित्व है कि ये काम जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, इसलिए हमें इसको और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना। तो प्रोएक्टिव तरीके से हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, यहाँ के हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा भी और माननीय सभापति विधान परिषद भी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अक्सर सुनता हूं, क्योंकि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी भी और विधान परिषद के सभापति जी भी देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी पीठासीन अधिकारियों से जुड़े हुए सम्मेलन होते हैं तो इनका विजिट लगातार होता रहता है। बताते हैं कि वहां ये हुआ, वहां इन मुद्दों पे चर्चा हुई। हमें अच्छा लगता है कि केवल सदन की कार्रवाई तक हम सीमित नहीं हैं, उसके बाद भी सीखो और सिखाओ का एक मंच, यह सम्मेलन हमारे लिए मिलता है। क्योंकि बहुत सारे विधानसभाओं ने या संसद ने कुछ नया किया है, वो हमें जानने और सीखने का एक मंच मिलता है। ये सचमुच एक नया उदाहरण है, एक नई प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आगे भी उत्तर प्रदेश को जो भी दायित्व दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश इसको बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन के समापन सत्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी एवं विभिन्न राज्यों से पधारे विधान परिषद के सभापति, उपसभापतिगण, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण एवं सम्मानित पदाधिकारीगण का हृदय की अतल गहराइयों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव का विषय है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। मैं सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले पीठासीन अधिकारियों और सचिवों को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने विचार विमर्श के लिए निर्धारित विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार रखे। सम्मेलन के दौरान हमने विधायी संस्थाओं के समक्ष उपस्थित समकालीन चुनौतियों, सदन की कार्यवाही की गरिमा, संसदीय अनुशासन, तकनीकी नवाचारों तथा जन अपेक्षाओं के अनुरूप विधायी कार्य को अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन एवं सार्थक विचार विमर्श किया। इन चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ कि पीठासीन अधिकारी केवल सदन के संचालनकर्ता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक भी हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विधान परिषद और विधानसभा में AI तकनीक का उपयोग, डिजिटलाइजेशन, सौंदर्यीकरण सहित कई कार्य संभव हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके आशीर्वाद से विधानमंडल की कार्यवाहियों का डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्डिंग की सुविधा व हाईटेक आर्काइविंग सिस्टम को स्थापित करने का कार्य किया जा चुका है। AI तकनीक के माध्यम से विधानमंडल में पुरानी कार्यवाहियों को खोजना आसान हुआ है। साथ ही AI आधारित वेबसाइट, डिजिटल लाइब्रेरी और मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा उपलब्ध है। विधान भवन में ग्राफिक्स मॉनिटर, अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, इमरजेंसी अनाउंसमेंट सिस्टम, सजीव प्रसारण की सुविधा एवं AI वीडियो एनालिटिक्स, फायर अलार्म सिस्टम स्थापित किए गए हैं। विधान भवन में डिजिटल गैलरी का निर्माण कराया गया है, जिसके माध्यम से विधानमंडल के माननीय सदस्यों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आज जबकि हमारा लोकतंत्र निरंतर विकसित और सुदृढ़ हो रहा है, तब यह आवश्यक है कि हमारी विधायी संस्थाएं भी समय के अनुरूप स्वयं को सुदृढ़ करें। डिजिटल सदन, ई-विधान प्रणाली, AI का विवेकपूर्ण उपयोग तथा शोध आधारित विधायी कार्य, ये सभी विषय आने वाले समय में हमारी कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक होंगे। साथ ही यह भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है कि सदन की गरिमा, भाषा की मर्यादा तथा संसदीय परंपराओं का पूर्ण सम्मान बना रहे। यह सम्मेलन राज्यों के बीच श्रेष्ठ संसदीय प्रथाओं के आदान प्रदान का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बना है। विभिन्न विधानमंडलों के अनुभवों से सीख लेकर हम अपने अपने सदनों को और अधिक प्रभावी तथा जनोन्मुखी बना सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में प्राप्त विचार, सुझाव एवं संकल्प केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में हमारी विधायी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होंगे। अंत में मैं सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, वक्ताओं, प्रतिनिधियों, आयोजन समिति तथा प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया कर्मियों एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के सहयोग, अनुभव और प्रतिबद्धता ने इस सम्मेलन को स्मरणीय बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कामना करता हूं कि हम सभी लोकतंत्र की इस पवित्र परंपरा को और अधिक सशक्त, गरिमामय एवं जन कल्याणकारी बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहेंगे। इस सम्मेलन में पधारे सभी पीठासीन अधिकारियों, सचिवों एवं प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिनिधियों के
स्वागत सत्कार सुख सुविधा ठहरने एवं आवागमन की सुविधा में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हम सभी ने सर्वोत्तम व्यवस्था करने का भरसक प्रयास किया है। परंतु इसके बावजूद भी यदि किसी प्रकार की असुविधा हुई हो तो मैं इसके लिए विधानमंडल की ओर से क्षमा भी चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। जब माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विदाव करेंगे, उसके बाद ये सब। इसी के साथ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का विदाई सत्र यही समाप्त होता है। सभी पीठासीन अधिकारी एवं अन्य राज्यों से आए अतिथिगण कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आयोजित भोज में मुख्यमंत्री आवास में सादर आमंत्रित हैं। अधिकारीगणों का भोजन और पत्रकार बंधुओं का भोजन विधान भवन प्रांगण के लॉन नंबर 1 और लॉन नंबर 2 में आयोजित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।